नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हम क्लास 10th मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके दो पार्ट कर लिए हमने, जिसमें कि 16 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए और दूसरे पार्ट में जो थे वो इसमें हमने 22 तक कर लिए थे। ठीक है, तो हमारे 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये क्लास 10th का मॉडल टेस्ट पेपर है एचपी बोर्ड का। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिनके एग्जाम आगे 10th वालों के 2025 में मार्च में। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप पहले समझिए, हमारे को क्या शो करना है। 10.2 में शायद एक क्वेश्चन, उससे आप देख लीजिएगा। ये जैसे सर्कल, ठीक है, ये सर्कल बना दिया मैंने, तो एक बना दिया टेंजेंट यहाँ पे। ये सेंटर ओ, ठीक है, इसको मान लो आप पी मान लो यहाँ पे, और इसको मान लो ए, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है, तो आपको एक बात पता है, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, तो ये आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं इसमें। देखो, आप 10.1 थ्योरम पढ़ते हो आप चैप्टर 10 में, उसमें आपको पता है कि जो ये रेडियस होती है सर्कल की, जैसे यहाँ पे ये रेडियस है, ये टेंजेंट के साथ कितने का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये टेंजेंट है, देखो टेंजेंट से यानी स्पर्श रेखा है। ये जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको पता है। पर इसमें क्या बोला इन्होंने, इसमें इन्होंने एक चीज बोली है। क्या चीज बोली है? कि हमारे को ये शो करना है, जो ये देखो लिखा है यहाँ पे, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, यहां से अगर मैं देखो, इन्होंने बोला है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो परपेंडिकुलर बना है, ये सेंटर से पास करेगा। मतलब सेंटर से बना है ये, एक हिसाब से ये शो करना है हमारे को। ठीक है, मतलब ये लाइन है ना, जो ये ऊपर को रेडियस जो गई है, ये सेंटर से गई है, ये शो करना है हमारे को। ठीक है, तो इसमें ये जो है आसान क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा समझने का है इसमें, बाकी नहीं। देखो, तो इसमें हमारे को थोड़ा है कॉन्ट्रेरी लिखना पड़ता है, मतलब ये थोड़ा हमारे को इसमें ये गलत एज्यूम करना पड़ता है। जैसे मैंने मान लिया कि ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे एम पॉइंट मान लिया, कुछ मान सकते हो आप। ये मान लिया मैंने यहाँ पे एम पॉइंट, ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये जो है ना, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है तो नहीं ये, पर मान लो। तो क्या होगा, देखो हमारे पास सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो आपको पता है, ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, 10.1 थ्योरम से ये आपको पता है कि एंगल ओ पी ए 90 डिग्री है। तो आपने क्या किया, देखो ड्रॉ किया आपने, मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने इस एम पॉइंट से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो क्या हो जाएगा, देखो इस टेंजेंट पी ए पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो क्या हो जाएगा, एम पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसे आया? बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से हुआ। ठीक है, तो बेटा इसमें स्टेटमेंट का अपने हिसाब से देख लेना आपने कैसे कैसे लिखनी है। ठीक है, कई तरीकों से हुआ है क्वेश्चन, जरूरी नहीं आपने ऐसे ही करना है, और तरीके से। ठीक है, तो देखो एंगल ओ पी ए भी 90 डिग्री है, एंगल एम पी ए भी 90 डिग्री है। तो ऐसा तब भी पॉसिबल है, देखो ऐसा तब भी आपके पास पॉसिबल हो सकता है जब एम और ये ओ पॉइंट क्या हो, सेम ही हो। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल एम पी ए। ठीक है ना, तो ये बेटा तब भी पॉसिबल है अगर क्या हो आपके पास
जो ये है ना, देखो देखो बोथ 90 डिग्री आ रहे हैं, तो ये तब भी पॉसिबल है अगर ये ओ और पॉइंट एम पॉइंट क्या हो, ये सेम हो, ठीक है ना। तो अब जो कंडीशन है, ऊपर वाली जो कंडीशन है, ये तब भी पॉसिबल है जब आपके दोनों पॉइंट ओ और एम पॉइंट सेम आए, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, तो यहां पे ये लिख सकते हो आप 90 डिग्री, ठीक है। तो अब कंडीशन इज पॉसिबल व्हेन O and M points आर सेम। जब ये दोनों पॉइंट सेम है तब ये कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। मतलब एक ही पॉइंट है ये तो हमने गलत यहाँ पे अजम्पशन की है, ठीक है। लेकिन ये देखो तब भी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट सेम हो। तो इतना सा काम करना था इसमें, बाकी आप और तरीके से भी इसको देख सकते हो, अपने तरीके कई मेथड है इसके, ठीक है। तो ये लिख दी स्टेटमेंट, उसके बाद क्या लिखा आपने, डायरेक्ट थ्योरम लिख देनी। थ्योरम क्या जो क्वेश्चन में पूछा है, ये पूछा है क्वेश्चन में, तो उसके बाद आपने ये लिखना है therefore the perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center। बस इतने से यही लिखना है, बाद में पूरा आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 था ये। अब 23 का ये देखिए, देखो एक तो आप इसको देख लीजिए, अगर आपने करना है यहाँ से तो आप इसको कर सकते हो। देखो अब आप ये देखिए 23 का ही और में एक क्वेश्चन दिया है, मतलब अथवा में दिया है, या आप ये नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का ये पार्ट है, मतलब इसमें और में बोला यानी अथवा में बोला है, आपने 23 में दो ऑप्शन दिए गया है, इनमें से एक करना है। तो अगर आपको ये वाला ऊपर वाला नहीं आता जो अभी किया हमने, आप इसको भी कर सकते हो, ये वाला आसान होता है। देखो द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 9:10 टू 9:20। अब घड़ी की सुई ने जितना क्षेत्रफल बनाया वो निकालना है हमारे को। उसने कब का निकालना है, मतलब जब पहले वो 9:10 पे थी मिनट की सुई, फिर 9:10 से 9:20 पे चलेगी, तो जो घूमी वो जितना चली वो हमारे को क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है ये बुक में है, ये क्वेश्चन खुद से बनाया है इन्होंने। तो आप ऐसे क्वेश्चन को तब भी कर पाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। पता नहीं एग्जाम्पल में हो भी सकता है, ये मैंने देखा तो नहीं, एक्सरसाइज में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो ये घड़ी मिनट की सुई है, पहले कहाँ थी ये, देखो यहाँ पे थी, ये यहाँ पे थी, फिर यहाँ से वो यहाँ तक गई। तो जो इसने क्षेत्रफल बनाया है वो निकालना हमारे को, ठीक है। तो आपको पता है सर्कल, अगर तो मैंने सर्कल का पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकालना हो, सर्कल ही ना एक घड़ी, तो इसका मैंने पूरे वृत्त का मैंने क्षेत्रफल निकालना हो, तो सीधा फॉर्मूला है सर्कल का क्षेत्रफल का, ये एरिया का क्या है, ये है पाई आर स्क्वायर सीधा, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैंने अगर किसी पार्ट का निकालना हो, छोटे से पार्ट का, तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ये इसमें बोलते होने, इसमें हिंदी में रेखाखंड बोलते होने, ठीक है। तो रेखाखंड का या सेक्टर का जो मैंने अगर छोटे से पार्ट का निकालना हो किसी का, तो क्या फॉर्मूला लगता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला। तो इसमें दो चीजें मैटर करती है, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक रेडियस पता होनी चाहिए यानी त्रिज्या। त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो घड़ी की सुई की जो लंबाई है ना, वही क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो बेटा देखो घड़ी में ना जो सुई होती है वही तो त्रिज्या का काम करती है ना। देखो त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वही तो रेडियस होती है। तो आर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। और थीटा निकालना इंपॉर्टेंट होता है, तो थीटा यहाँ पे दिया तो है नहीं, मतलब एंगल दिया नहीं यहाँ पे, तो एंगल इसमें देखो थीटा निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, थीटा निकालना इंपॉर्टेंट है। तो थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 360/12 मल्टीप्लाई 2, मैंने मल्टीप्लाई 2 क्यों किया, आपको पता है देखो तो टोटल एंगल कितना है, 360 है इसमें, ठीक है। अगर आपने एक पार्ट का एंगल निकालना हो, एक पार्ट का, जैसे मान लो ये है 360 है ना, मैंने ये निकालना था कि 2 से लेकर 3 तक, या 12 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 7 से लेकर 8 तक, मतलब किसी भी एक पार्ट का आपने एंगल निकालना हो तो कितना आएगा। तो आप ऐसे निकालोगे, देखो थीटा इज इक्वल टू
360 अपॉन 12। 12 से क्यों? क्योंकि ये 12 पार्ट है। समझो ना आप बात। तो देखो मान लो 20 केले बांटने हैं 10 लोगों को, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, 2 बनाना जाएगी सबको, ठीक है। और वैसे ये एंगल भी तो है 360, ये सारे सेक्टर में को मिलाकर बनना, मतलब सारे पार्ट को मिलाकर ये एंगल बनना है। कितने पार्ट है टोटल? 12 पार्ट है। तो एक पार्ट को कितना एंगल जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 360, मतलब एक पार्ट का निकालना होता है मैंने, तो 360 अपॉन 12। तो अगर एक पार्ट का एंगल देखो यहां से कितना, 12 3 जा 36, एक पार्ट का एंगल कितना, 30। एक पार्ट का एंगल बेटा 30 आ रहा ना, तब बनेगा भाई 360 मिला के, 30 मिला के 360 बनेगा, ठीक है। तो देखो एक पार्ट का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 अपॉन 12। लेकिन यहाँ पे जो थीटा जो है ना वो 2 पार्ट से मिलकर बनना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 कर दिया मल्टीप्लाई। तो आप ऐसे देख लो, देखो 12 3 जा 36, 0 की 0, तो थीटा कितना आ गया, 30 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 60 डिग्री। समझे ना आप बात में, 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये 2 पार्ट का बेटा, वो एक पार्ट का निकलेगा 360 अपॉन 12। अगर मान लो ऐसा बोला था कि जो सुई है वो 2 से लेकर 5 तक गई है, तो 3 पार्ट में चली होनी चाहिए। देखो 1 2 3, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता, 3 पार्ट का कितना हो जाना था, 90 हो जाना था, ठीक है। आप ऐसे ही देख सकते हो थीटा कि देखो एक पार्ट का अगर 30 है तो 2 पार्ट का कितना होगा, यहां से यहां तक 30 होना, यहां से यहां तक कितना होगा, ये 60 हो जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं ऐसे बोलेंगे कि ऐसा बोल सकते हैं कि 8 से लेकर 11 तक चलिए, वो मतलब ये 40 से लेकर 55 तक सुई चलिए। तो आपने देखा कि कितने पार्ट चलिए, 1 2 3, तो 3 से गुणा करता है, मतलब 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है कि ये चलिए 7 से लेकर 10 तक चलिए, तो 1 2 3, तो 33 जा 90 आता रहेगा। मतलब कुछ भी आ सकता है, 4 पार्ट बोल सकते हैं, तो और बढ़ जाएगा एंगल, 120 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट में आपको समझाना चाहता था। तो कैसा भी क्वेश्चन है आपको तो आप कर लोगे। तो थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री। तो अब आप इसमें फॉर्मूला ये निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें। देखो तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, यानी रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 60, और नीचे 360, और पाई की जगह पे 22 अपॉन 7, 3.14 तो नहीं बोला है ना, 22.7 हो जाएगा। और आर कितना है, 6 इंटू 6। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 0 0 और 6 6 जा 36 नीचे को, ठीक है। 0 0 और 6 6 जा 36। अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचता है 22, 6 जा 132 अपॉन 7। ये आंसर आ गया। 22 6 जा होता ना 132, और नीचे बच गया 7, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। किसी में आएगा आंसर सेंटीमीटर में, क्योंकि जो सुई की लेंथ है, हैंड की लेंथ है, वो सेंटीमीटर में दी हुई। तो ये क्षेत्रफल आ गया इसका, ठीक है बेटा। इतना क्षेत्रफल इसने कवर किया। आप इसी को थोड़ा कट भी कर सकते हो, तो डेसिमल में चल जाएगा, डिवाइड कर सकते हो, आप इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का ये सेकंड वाला पार्ट जो और में दिया है। अब 24 देखिए, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। इसको हमने इरेशनल शो करना है। तो ये क्वेश्चन बेटा आते ही आते हैं, अगर कन्फ्यूजन है आपका तो ये कन्फ्यूजन जरूर आपका ये दूर हो जाएगा कन्फ्यूजन, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इसको करता हूँ, ये है 5 माइनस √3। इसको मैंने इरेशनल प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको पता है कि हमारे को इसको क्या करना पड़ता है, इसको गलत मतलब रॉन्ग इसमें अजम्पशन करनी पड़ती है, कौन, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, लेट अस अज्यूम contrary that 5 minus √3 is rational। देखो इसमें ये तो हमारे को क्या प्रूव करना है, 5 माइनस √3, ये हमारे को इरेशनल प्रूव
करना है, ठीक है। लेकिन हमारे को अज्यूम क्या करना पड़ेगा, मानना क्या पड़ता है कि ये क्या है, एक रैशनल है। तो ये रैशनल है, ये हमारे को गलत अज्यूम करना पड़ता है। ये काफी क्वेश्चन है इस तरह के, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हो। आप हिंदी में कैसे लिख सकते हो, मान लो 5 माइनस अंडर थ्री क्या है, एक रैशनल संख्या है, मतलब परिमेय संख्या है। लेकिन शो क्या करना है हमारे को, अपरिमेय शो करना है या इरेशनल शो करना है। तो अगर ये परिमेय संख्या या रैशनल नंबर है, अज्यूम कर लिया हमने, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस अंडर थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी लिख सकते हो आप, पी अपॉन क्यू लिख सकते हो। देखो वही तो ये रैशनल नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी ए अपॉन बी की फॉर्म में या पी अपॉन क्यू फॉर्म भी उसको बोलते हैं, ठीक है। 5 माइनस अंडर थ्री क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, अंडर थ्री निकाल लूंगा मैं, मतलब अंडर थ्री में एक साइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर देखो अंडर थ्री इज इक्वल टू, देखो माइनस अंडर थ्री इज इक्वल टू ए बी माइनस 5, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया माइनस अंडर थ्री इज इक्वल टू ए बी माइनस 5। तो अब ये है ना यहाँ पे, तो ये देखो अंडर थ्री के साथ माइनस में रखना है, ये भी पर ही ले रहा, मेरे को अंडर थ्री रखना है बस यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अंडर थ्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो ए बी माइनस 5, और ये माइनस चला गया पर है, ठीक है। तो अब माइनस भी आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, अगर नहीं भी करना है तब भी चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर थ्री इज इक्वल टू, माइनस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आप देखो माइनस ए अपॉन बी प्लस 5, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। माइनस हो गया ना, मल्टीप्लाई है, ये माइनस है ना शिफ्ट, ये इन यहाँ को होगा बेटा शिफ्ट, तो ए अपॉन बी के साथ माइनस आ गया, जो प्लस में थी, जो माइनस वाली चीज थी वो प्लस हो जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखो यहाँ पे ए अपॉन बी क्या है, ए अपॉन बी क्या है, मतलब कोई नंबर है, मतलब ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब परिमेय संख्या, ए परिमेय संख्या है, बी परिमेय संख्या है, इनको अगर आप मतलब डिवाइड करोगे क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। फिर प्लस करोगे उसमें 5, तो क्या आ जाएगा, तो उसमें क्या परिमेय संख्या आएगी ना। देखो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, देखो ऐसे आप लिख सकते हो, ये क्या आएगा, ये ना जो यहां पे ये आ जाएगा रैशनल नंबर, आया ना रैशनल नंबर। ये देखो आप ये देखो ना बेटा, ए है कोई नंबर है, ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बी भी है वैसे ही है। तो अगर मतलब रैशनल नंबर है ए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से डिवाइड करोगे परिमेय संख्या आएगी, उसमें परिमेय संख्या जमा करोगे प्लस करोगे तो परिमेय संख्या ये आएगी। तो ये सारा जितनी भी कलेक्शन है ये क्या आएगी, आपकी परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या आ गई, परिमेय संख्या, ठीक है। तो अंडर थ्री भी क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया ना। देखो आप देखो ये सारा क्या आएगा, रैशनल नंबर। तो अंडर थ्री इसके बराबर है, तो अंडर थ्री भी क्या आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, अंडर थ्री भी रैशनल नंबर आ गया। तो ये बट आपको पता है कि अंडर थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है, बट वी नो दैट, क्या लिख सकते हो आप, बट वी नो दैट अंडर थ्री इज इरेशनल, ठीक है। आपने क्या शो कर दी, आपके क्या आ गया आपके यहाँ पे रिजल्ट कि अंडर थ्री क्या है, रैशनल। बट आप जानते हो कि अंडर थ्री क्या है, इरेशनल। ये क्यों आया आपके रैशनल, क्योंकि आपने रॉन्ग अजम्पशन की है। रॉन्ग अजम्पशन यहाँ पे ये की है कि आपने इसको क्या मान लिया है, यहाँ पे रैशनल मान लिया है इसको, ठीक है। ये रॉन्ग अजम्पशन है। तो इस वजह से देखो, बट वी नो दैट अंडर थ्री इज इरेशनल, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। क्या रॉन्ग अजम्पशन की हमने, 5 माइनस अंडर थ्री इज रैशनल नंबर, सो वी कैन से दैट 5 माइनस अंडर थ्री इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपने ये अपने हिसाब से लिख लेना है। आपने बाकी क्वेश्चन में भी जो स्टेटमेंट देखी ना लास्ट वाली, वो सेम ही चलती है सब में, ठीक है। तो वो बना लेनी है, मैंने इतना आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेना है। तो
ज़्यादा स्ट्रेस से लेना है आपने, आप इतना ही भी कर सकते हो, चेक करने वाले को पता लग जाता है। तो आपने देखो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो ना, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर यहाँ पे मान लो √2 होता तो मैंने √2 रखा था एक साइड, बाकी चीजें दूसरी साइड ले जानी थी, बस इसको अकेला करना होता है यहाँ पे, कर दिया मैंने √3 साइड में। तो ये चीज हमेशा क्या होगी, ये रैशनल ही होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल। लेकिन ये क्या है, √3 क्या है, इरेशनल। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे आएंगे, तो आपने उनको कर लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, डिटरमाइन द एपी हुज third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। किसी वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 500 पद से 12 अधिक है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये एपी वाले क्वेश्चन है। कोई एपी है, देखो उसकी थर्ड टर्म कितनी है, देखो उसकी थर्ड टर्म है, देखो उसकी थर्ड टर्म है 16, तो A3 कितना आ जाएगा 16। देखो थर्ड टर्म 16 ही है, तो क्या बोला है, थर्ड टर्म इज 16, हाँ थर्ड टर्म 16 है, एंड सेवन टर्म इज एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। तो मैंने A3 लिख दिया 16। तो इस रिजल्ट से मैं देखो पहले ये इसकी बात कर लेते हैं, थर्ड टर्म कितनी है उसकी 16 है, तो क्या मतलब थर्ड टर्म को आप कैसे डिनोट करोगे, A3 से डिनोट करोगे ना, सेकंड टर्म को A2 से, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होती है, A1 भी तो बोलते हैं उसको फर्स्ट टर्म को, जैसे ये होती है ना एपी आपकी, देखो 2 4 6 8, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे उसको A1 A2 A3। तो वो थर्ड टर्म कितनी है, यहाँ पे A3 कितना है 6 ने दिया हो, और इसमें कितना है A3, इसमें है 6। ये इस एपी की बात नहीं, और ये तो मैंने खुद से बनाई है, इसमें A3 कितना है 6। वैसे ही उस एपी में ना, जो भी ये एपी है उसमें थर्ड टर्म मतलब तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है 16 आ रहा है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं देखो A प्लस 3 - 1 D इज इक्वल टू 16। ये मैं लिख सकता हूँ ना बेटा, देखो मैंने अगर किसी एपी में थर्ड टर्म निकालनी हो या कोई भी निकालनी हो, फोर्थ टर्म निकालनी हो, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, A प्लस n - 1 D। देखो इस पे आप यूज करके देख लीजिए, मान लो मैंने ये निकाली, यहाँ पे थर्ड टर्म निकाली है, तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, A प्लस n - 1 D। एक की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो 2, और n की जगह पे थर्ड टर्म निकालो ना मैं, तो n की जगह पे क्या आएगा 3 - 1 D। D कितना है इसमें, देखो 2 2 का गैप है, तो 6 ये आएगा, देखना आप 2 3 - 1 कितना हो गया 2, और ये 2, तो कितना आ गया 2 2 होता है 4, तो 2 + 4 कितना 6। देखो आई ना, देखो थर्ड टर्म कितनी आई 6 आई। देखो यहाँ पे हमारे को दिख रही है 6, हमारे को दिख रही है। मैंने क्यों निकाली, मैंने आपको बताने के लिए निकाली कि इस तरह का एक क्वेश्चन होता है। देखो A3 अगर मैंने निकालना हो, मतलब तो मैं क्या लगाऊंगा, A प्लस 3 - 1 D। अगर मैंने A4 निकालना तो फोर्थ टर्म निकालनी होती तो मैं क्या लगाता, A प्लस 4 - 1 D। फोर्थ टर्म यहाँ पे 8 निकल जाती, तो अगर मैंने ये निकालना तो चौथे नंबर पे कौन सी टर्म है, तो 8 ही आना था, ठीक है। यहाँ तो दिख रही ना, पर मैं बताने के लिए आपको ये समझा रहा हूँ। देखो तो देखो इसलिए 3 आया यहाँ पे, थर्ड टर्म निकाल लेना। तो A और D की मेरे को वैल्यू नहीं पता, इन्होंने थर्ड टर्म पहले दी है, कितनी दी है 16 दी है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखो आप, इन्होंने बोला है 7th टर्म एक्सीड 5th टर्म बाय 12। अब ऐसे ने बोला है कि 7th टर्म इसकी 12 है या 5th टर्म 12 है। पहले में तो आसान थी स्टेट में बात, तो बोली थी स्टेटमेंट कि थर्ड टर्म में 16, सिंपल आ गया A3 = 16। अब नेक्स्ट में बोला है जो 7th टर्म है, देखो 7th टर्म को आप कैसे लिखोगे, A7। 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो A5 + 12, समझे आप। देखो 7th टर्म को कैसे लिखोगे A7 से, वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। 5th टर्म को कैसे लिखोगे A5 से, और उसमें 12 कर दिया प्लस। जैसे ये बोला ना बेटा, जैसे मान लो 15 जो है ना वो 10 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको 15 15 = 10 + 5। तो वैसे ही जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो क्या लिखूंगा मैं, A7 = A5 + 12। लिखा ना यहाँ पे 7th टर्म एक्सीड, ज्यादा, एक्सीड का मतलब तो ज्यादा, ठीक है, एक्सीड 5th टर्म बाय 12। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहां से देखो A7 की मैं वैल्यू डाल दूंगा, क्या आ जाएगा, A + 7 - 1 D। जैसे ऊपर आया था ना A3, A + 3 - 1 D, तो ये क्या आ जाएगा, A + 7 - 1 D। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A5 की जगह पे A + 5 - 1 D इज इक्वल टू, सॉरी प्लस
12 ये आ जाएगा, बस वैल्यू पुट की मैंने। अब देखो ए तो वैसे ही रहेगा क्योंकि वैल्यू पता नहीं हमारे को। 7 - 1 कितना आ गया 6d, 7 - 1 आ गया ना 6, 6 × d 6d। और ये कितना आ गया यहाँ पे ए तो रहा वैसे ही, तो 5 - 1 कितना आ गया 4d प्लस, और यहाँ पे 12 भी बचा है। तो ए से ए कैंसिल कर लो आप, ठीक है। ए से कैंसिल क्यों किया, अगर नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि इस ए को यहाँ ले आए तो माइनस का हो जाएगा ना, ए माइनस ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, देखो ठीक है। तो 6d और 4d को ले आओ यहाँ पे, 6d ये प्लस का था तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का, दूसरी साइड क्या बचा है 12। तो 6d - 4d कितना हो गया, ये हो गया 2d इज इक्वल टू 12। तो d इज इक्वल टू 12/2 कितना आ जाएगा 6, d आ गया 6, ठीक है। तो बोला क्या इन्होंने निकालने को, अच्छा एपी निकालनी है, तो आपको डी भी पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डी एपी निकालने के लिए बेटा एपी डी नहीं है इसमें, ठीक है। ये बोला था A3 है 16, A1 थोड़ी बोला इसमें, तो उसके लिए डी निकालना जरूरी है। तो अब डी तो निकाल दिया, अब ए निकालना जरूरी है। ए निकालने के लिए आप ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये देखो a प्लस 3 - 1 कितना होता है 2d, ये 2d हो गया, 2d इज इक्वल टू 16। ये फर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली मैंने ये लिखा 3 - 1, ठीक है, 2d है ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन। तो आप इसको d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। इनमें से भी आप पुट कर सकते हो, वैसे देखो यहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ तो नहीं, जहाँ पे ए दिख रहा है ना आपको वहां पे आप पुट कर सकते हो। तो आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 6 d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, तो कैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, देखो इक्वेशन 1 ने आपकी है a प्लस, वैसे ही है जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ना, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। तो d की जगह क्या आ जाएगा 2d का मतलब 2 × 6 इज इक्वल टू 16। तो 2 6 का कितना होता है 12, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, यहाँ पे प्लस का, दूसरी साइड क्या होगा माइनस का, तो 16 - 12 कितना आ गया 4, ठीक है। तो ए बी डी भी आपके 6 आया था, a 4 आया था। तो a क्या होता है A1 ही तो होता है एक्चुअल में, ठीक है, इसी को बोलते हैं a। तो ये क्या हो गया 4, ए पी क्या आ जाएगी आपकी, देखो 4 आ गया। फिर सेकेंड टर्म निकालने के लिए देखो डी क्या है, डी गैप होता है 6 का गैप है, तो क्या आ गया 10, फिर थर्ड टर्म 16, फिर 22, ऐसे ऐसे डॉट 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 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअल में सेकंड टर्म कैसे निकलती है, अगर आपके पास फर्स्ट है तो 4 प्लस सेकंड टर्म निकालने के लिए a प्लस डी करूंगा मैं, ठीक है। तो वैसे ही मैं थर्ड टर्म निकालने के लिए a2 प्लस डी कर दूंगा, फोर्थ टर्म निकालने के लिए a3 प्लस डी करूंगा। देखो डी तो सब में प्लस तो होता रहना, अगर आपने एक टर्म निकाली ना पहली और डी पता है आपको, तो दूसरी टर्म क्या होगी a प्लस डी, मतलब 4 प्लस a, तो ये 4 था ना a, तो 4 प्लस 6, फिर ये 10 आ गया, देखो ठीक है सेकंड टर्म। थर्ड टर्म निकालनी है तो a2 प्लस डी, मतलब a2 कितना 10 और ये डी कितना है 6, तो 6 6 प्लस होता रहेगा। तो ये आपकी एपी आ गई, ये इसमें बताना था। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो गए। कोई डाउट है आपका, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।